इंदौर मेरी जान नंबर वन, इंदौर मेरी जान नंबर वन, इंदौर मेरी जान नंबर वन, इंदौर मेरी जान नंबर वन। मेरी जान शहर नहीं है, दिल है हिंदुस्तान का, दिल है हिंदुस्तान का। देखो साफ कितना ये दिल है हिंदुस्तान का, दिल है हिंदुस्तान का। माँ अहिल्या की पावन नगरी उजली उजली, शबे मालवा की रौनक ऐसी निखरी निखरी। चप्पा चप्पा कोना कोना कहता कहानी अपनी देखो। इंदौर बड़ी कठिन थी डगर, पर मिलके किया तय सफर। हर दिल ने खुद में ये ठाना के चल कुछ कर गुजर। स्वच्छ बना है स्वच्छ रखेंगे ये इंदौर हमारा, घर गली चौराहों से गूंजे एक ही नारा। मेरी जान शहर नहीं है, दिल है हिंदुस्तान का। देखो साफ कितना ये है, दिल है हिंदुस्तान का। इंदौर मेरी जान नंबर वन, इंदौर मेरी जान नंबर वन, इंदौर मेरी जान नंबर वन, इंदौर मेरी जान नंबर वन। तू बदले तो जग बदले, किस्मत बदले जो बदले मन। ओ हाँ बदलाव का होगा के सूरज कर जीवन अपना तू रोशन। बस्ती चौक चौबारे पूरे शहर से तेरा वास्ता, इसी जमीन से होकर गुजरे तेरे घर का रास्ता। मेरी जान शहर नहीं है, दिल है हिंदुस्तान का। देखो साफ कितना ये है, दिल है हिंदुस्तान का। इंदौर मेरी जान नंबर वन, इंदौर मेरी जान नंबर वन, इंदौर मेरी जान नंबर वन, इंदौर मेरी जान नंबर वन। तू बदले तो जग बदले, किस्मत बदले जो बदले मन। ओ हाँ बदलाव का होगा के सूरज कर जीवन अपना तू रोशन। बस्ती चौक चौबारे पूरे शहर से तेरा वास्ता, इसी जमीन से होकर गुजरे तेरे घर का रास्ता। मेरी जान शहर दिल है हिंदुस्तान का। देखो साफ कितना ये है, दिल है हिंदुस्तान का। इंदौर मेरी जान नंबर वन, 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 इंदौर मेरी जान नंबर वन। और एक बार जोरदार तालियों के साथ तरुण ऑफलाइन ब्रांच इंदौर के लिए जोरदार तालियां। पर इतनी शानदार प्यार आप लोगों के इसलिए जोरदार तालियां। पहले तो मजा आ गया आप लोगों को देख के। देखो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही था और आप लोगों के लिए ही बनाया गया था। भारत माता की। तीसरे प्लीज वर्ड्स में विदाउट गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम, क्या क्या है? गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम, क्या क्या है? मैं आ गया हूं इंदौर, इंतजाम क्या क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर अर्ज आप सभी के लिए कि इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत सारा शुक्रिया।
तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया मेरे भाई इस प्यार के लिए। और आज अगर मैं बात करूं तो इंदौर पहली बार मेरा आगमन, पहली बार मैं इंदौर जो है आ रहा हूं और इतना प्यार देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। बहुत बहुत प्यारे हो आप लोग और बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है, बहुत एनर्जी है आप लोगों में। Hello friends, this is Himanshi and welcome to Indore. सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। आपकी एनर्जी देख के बहुत अच्छा लग रहा है और इंदौर घूम के भी बहुत अच्छा लगा। कल रात 12 बजे तक हम लोग छप्पन दुकान में थे और गोलगप्पे खाए हमने और जो वाइब है इंदौर की वो बहुत प्यारी है। सभी तैयारी कर रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम की। टीचर बहुत बढ़िया जी। और देखिए टीचर से मुझे याद आया, आपके पेरेंट्स के बाद आपके टीचर्स ही आपका बेस्ट चाहते हैं और अगर दोस्त अच्छे मिल जाए तो जो भी लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं वो तो अपने आप में बहुत ही उनकी जिम्मेदारी तय हो रही है। मैं अभी कल परसों एक मूवी देख के आई सितारे जमीन पर और उसमें उन्होंने बात की है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, तो ऐसा टीचर में 2-3 बार भावुक हो गई वो मूवी देखते हुए। तो टीचर्स का तो बहुत अहम रोल है आपके जीवन में, अपने टीचर्स को आप याद करते हैं। खैर ये सब बातों से ज्यादा सीरियस मैं आपको नहीं करूंगी, बट जो भी आप जीवन में करें उसको शिद्दत के साथ करिएगा। और साल आधा जा चुका है, जून भी ऑलमोस्ट निकल गया, जुलाई से ये मानिए कि आप तैयारी करें, उसको पंचवर्षीय योजना ना बनाएं, अपना समय सेट कर लें कि मुझे 2 साल तैयारी करनी है या 1 साल तैयारी करनी है। और अगर फिर भी पूरी शिद्दत से तैयारी करने के बाद एग्जाम नहीं होता तो वो जीवन का अंत नहीं है। बहुत लोग एग्जाम क्लियर करके, अभी आपको पता है कि अहमदाबाद में मैं एक केस तो ऐसा पढ़ रही थी जिन्होंने 4 बार नीट निकाल के एक बहुत अच्छी रैंक हासिल की और वो कुछ नहीं कर रहे थे, बस अपना खाना खा रहे थे कैंटीन में। एक विमान आया और जीवन चला गया। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ, मैं ये बहुत बार कहती हूँ, जीवन में खोने को सिर्फ जीवन है, हर दिन जा रहा है, बाकी सब चीजें तो बनाई हुई है दुनिया की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे के लिए कोशिश ना करें, एम्बिशियस ना हो, चीजें पाने की इच्छा ना रखें, बिल्कुल रखिए, बट ये याद रखिए कि जीवन में खोने के लिए सिर्फ जीवन है। और कंपटीशन करना है तो खुद से कीजिए कि जो पिछला दिन था आपका, आप उससे आज बेहतर कर रहे हैं या नहीं। रस्किन बॉडी की किताबों में पढ़ रही थी, एक कोट था कि सक्सेस इज जनरली पॉसिबल, मतलब हम सफल हो सकते हैं, सफलता पॉसिबल है, बट वी वांट विक्ट्री, हमें क्या चाहिए, जीत चाहिए, वो भी किसी और से ज्यादा सफल होना है हमें। तो सफलता पॉसिबल है, सबके सफलता के पैमाने अलग हो सकते हैं। आपको एक टीचर बनना होगा, किसी को एमपी में कोई नौकरी लेनी होगी, किसी को सीजीएल क्रैक करना होगा, है ना। सबके लिए सफलता के मायने आप खुद तय करेंगे अपने जीवन में। बेढंगी आपकी दुनिया का हम ढंग बदलने निकले हैं, कलम किताबें हाथ में लेके जिंदगी का रंग बदलने निकले। नमस्कार सर, तुझे बिल्कुल, इतना जो प्यार आपका मिला है, मतलब कि यहाँ आने में मेरी हर्टबीट बहुत बढ़ गई। तो भाई की फरमाइश पे एक शायरी बोल रहा हूँ। हाँ सर, बिल्कुल। क्या नाम है तुम्हारा? योगेश शर्मा। योगेश शर्मा। तुझे देखना इबादत, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बन गई, कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। ये कहानी शुरू होती है वर्ष 2011 से, जब वह दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और वहीं से उन्होंने मुखर्जी नगर में प्रतियोगी परीक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि वह एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते थे जहां सरकारी नौकरी का बहुत महत्व था और वह चाहकर भी नौकरी नहीं छोड़ पा रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी का सख्त निर्देश था कि कुछ भी करो लेकिन सरकारी नौकरी को नहीं छोड़ना है। इसी बीच उनका सिलेक्शन
वर्ष 2014 में जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पर हो जाता है। वर्ष 2015 में उन्होंने देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले बच्चों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए अपने YouTube चैनल की शुरुआत की और देखते ही देखते यह चैनल काफी तेजी से बच्चों में लोकप्रिय होने लगा। जब उन्होंने अपने इस YouTube चैनल को प्रारंभ किया था, तब ऑनलाइन एजुकेशन अत्यंत ही प्रारंभिक अवस्था में था, या कहें तो था ही नहीं। ये उनकी दूरदर्शिता ही थी जिसने ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति को जन्म दिया और वर्तमान में समस्त शिक्षा जगत ऑनलाइन एजुकेशन के महत्व को भली भांति समझने लगा है। जब उन्होंने YouTube पर अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, तो उन्होंने कभी भी सब्सक्रिप्शन या व्यावसायिक लाभ के बारे में नहीं सोचा था। बस उन्हें यह विश्वास था कि ईमानदारी से किया गया कोई भी प्रयास कभी बेकार नहीं जाता है। उनकी ये मुहिम रंग ले आई और वर्तमान में YouTube संसाधन से वंचित छात्रों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। वर्ष 2023 तक उनके YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स 40 लाख से ज्यादा। मारण की बात करे तेरे यार के, मारण की बात करे तेरे यार के, औकात बार रह छोरा राव साहब के, मजाक थोड़ी है रह जोन सा भी मारे बेटा हाथ लावेगा, साला पछतावेगा ना सुखी पावेगा, सुन कान खोल के हो गुलामी ना होवे देख किसे साले की, सुन तेरे यार राव साहब के। ओ तेरे शहर में है रुका बजे राव साहब का, चोरी बेहिसाब का कति आर पार का, रह ट्रेंड भी चले देख मारे ब्रांड का, तोड़ना कोई बेटा सुन याद दो ब्रांड का। तेरे शहर में है रुका बजे राव साहब का, चोरी बेहिसाब का कति आर पार का, रेड ट्रेंड भी चले देख मारे ब्रांड का, तोड़ना कोई बेटा सुन याद दो ब्रांड का। से यार तेरा पूरा तन तय, कमी न धन में खोट ना मन में, इतिहास से गवाह ओ भाई तेरा यारी मैं पूरा चूर से, आज भी मशहूर से बजे सलूट से, तेरे गाँव ने पता हो प्यार से कमाए देख थारे भाई ने सपोर्ट भोलेनाथ का। ओ तेरे शहर में है रुका बजे राव साहब का, चोरी बेहिसाब का कति आर पार का, रेड ट्रेंड भी चले देख मारे ब्रांड का, तोड़ना कोई बेटा सुन याद दो ब्रांड का। देख राव साहब बन रहा ब्रांड से, आज करे कॉपी सब हमारे ट्रेंड से, रहना कदे दब दे और ना कदे दबने, दुनिया के दिल पे हमने करने से कब्जे, तोड़ा से दिल मारे काले से काम, मुंबई टू दिल्ली देख बोले से नाम, पापा की फरियाद है हम बड़े दूर से, माँ बापू की सेवा में हम घड़े दूर से, रोक पर के भैया गला खड़े बंदे टैन, दुश्मन भी हो रहे देख मारे से फैन, मारा दादा भी से मारी गैला खड़ा, दूजा उस भोलेनाथ गैला प्यार से जुड़ा। किसी चीज में ना होगी मारी होड़, तोड़ दिया रिकॉर्ड भाईचारा दिया जोड़, या तो सरकार ने ओ नंबर प्लेट चले राव साहब की, यारी खास यार की रेस्पेक्ट प्यार की सदा करी यार ने, ओ डाउन टू अर्थ रखा सिस्टम ने भाई छोरा सनी राव साहब का। ओ तेरे शहर में है रुका बजे राव साहब का, चोरी बेहिसाब का कति आर पार का, रेड ट्रेंड भी चले देख मारे ब्रांड का, तोड़ना कोई बेटा सुन याद दो ब्रांड का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अच्छा वीने सर ने आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई और आपके अंदर का जो दर्द था कुछ कुछ बाहर निकला है, वो भी जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, आपको उस तरफ ही सोचना चाहिए। और अभिनय सर में एक कला है कि अगर वो अगले 4 घंटे तक बोलते रहते तो आप मजे में सुनते रहते हैं, और सिर्फ आप ही नहीं हम भी सफर में सुनते रहते हैं। सर में बहुत जबरदस्त कला है बोलने की और वो बहुत कम लोगों में मिलती है। देखिए एक बच्चा अभी लास्ट में मेरे पास आया था और उसने कहा कि सर ऑनलाइन जब पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, चीजें सिर्फ होती हैं इधर से उधर, कभी आपसे पढ़ रहे हैं फिर किसी दूसरे टीचर की रील देखी, लगा कि यार ये बहुत अच्छा पढ़ा रहा, फिर हम उधर मूव ऑन हो जाते हैं, फिर अभिनय सर की रील देखी फिर इधर मूव ऑन हो जाते हैं, फिर एक और महाराज की रील आई उसने कुछ और ज्ञान दिया हम इधर मूव ऑन हो जाते हैं। मैं आपको एक रियल उदाहरण से बताता हूँ। थोड़ी देर पहले यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था और एक बच्ची थी छोटी सी, लास्ट प्रोग्राम याद है ना कि आपको, मैं उसको कंटिन्यूअसली देख रहा था, पीयूष सर और मैं साथ बैठे थे
हम दोनों यही कोर कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपनी बातों में लगे हुए थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपने माहौल में लगे हुए थे, लेकिन उन लड़कियों ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो वो सीख के आई है वो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया। जिंदगी में सीखने का मौका तो आपको रोज मिलता है, लेकिन उसे रिप्रेजेंट करने का मौका तो एक ही मिलता है। मेरे बच्चे, जिंदगी में फेल तो आप 5 बार होंगे, 6 बार होंगे, लेकिन कामयाब तो एक ही बार होंगे। तो ये चीज तो आपको समझनी होगी कि जब लड़ाई का मैदान मिलेगा, जब लड़ाई का मैदान होगा तो वहां तक बीमारी से आपको ऊपर आना ही होगा, इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे दोस्तों, इससे भी कोई मैं लड़ाई नहीं कह सकता कि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आपके जमाने में बहुत ज्यादा है, आपके साथ बहुत हो रहा होगा। आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। अभी आप देखते हैं यूपीएससी 2024 रिजल्ट आया, जानते हैं ना, जिसमें IAS IPS बनते हैं। तो जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे मिलने आए, फिर मैंने उनका पॉडकास्ट शूट किया और आप जैसे बच्चों को दिखाने के लिए वो पॉडकास्ट डाला। जब वो पॉडकास्ट हमारे 2-3 मतलब एक IAS के एक यूट्यूब चैनल है, कैरियर विद IAS करके यूट्यूब चैनल है, उस पर जब आप सर्च करेंगे तो वहां ऐसे बहुत सारे लगातार पॉडकास्ट मिलेंगे। उसमें एक बच्चा था सक्षम करके, क्या नाम था? सक्षम। आप यूट्यूब पे सर्च करना, वो मैंने अपने ही चैनल पे डाला था। पहला ऐसा बच्चा था जिससे मैं गले मिला रहा, क्योंकि मुझे उसके दर्द ने अंदर से निचोड़ दिया था। जो सक्षम था उसकी 73 रैंक है यूपीएससी में, प्रॉपर IAS बना है वो। उस बच्चे के जो फादर साहब थे, वो बचपन में ही गोरे में लगे रहे। जिस प्राइवेट स्कूल में सक्षम पढ़ता था, मतलब बहुत निहायत से निहायत गरीब परिवार से वो बच्चा था। जिस स्कूल में वो सक्षम पढ़ता था, जब उसके फादर गुजर गए तो उन्होंने कहा कि अब तो नहीं पढ़ा पाएंगे स्कूल में, अब इसकी पढ़ाई छुड़वाएंगे। तो स्कूल वालों ने उससे कहा, उसकी मम्मी से, कि ऐसा कर लो कि आप हमारे स्कूल में काम कर लो और तनख्वाह भी थोड़ी बहुत मिलती रहेगी, घर खर्च भी चलता रहेगा और आप पढ़ते भी रहें। तो उसकी माँ आंगनवाड़ी वर्कर नहीं, लाइब्रेरियन बनी उस स्कूल में। क्या बनी? लाइब्रेरियन, मतलब जो किताबों की सफाई वगैरह करते हैं इस तरह से। तो आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल में कोई 2-3 हजार का तनख्वाह देता। उसकी एक बहन भी, वो बच्चा इस गरीबी से उठा और उठते 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 वो इस मुकाम पे पहुंचा कि यूपीएससी 2024 में उसकी 73 रैंक आई। मैंने ये ताली मत बजाई, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हमारी बातें एक दूसरे के दिलों में जाए। अब वक्त आ गया है कि हम कुछ सीख के जाएं। तो अब वो वक्त नहीं है कि हम तालियों में या तालियों की गूंज में उस लेसन को भुला दे जो हमें सीखना है। मैंने उस बच्चे से पूछा कि यार, मगर इतना स्ट्रगल है, यूपीएससी जैसी कोचिंग जिसकी फीस आज के टाइम में 2.5-3 लाख रुपए है, जिसमें रहना खाना पीना बहुत महंगा है, और तूने बिना कोचिंग के यूपीएससी क्लियर कर दिया। तो कौन इसको करके दो, इसको थोड़ी समझ आ रही होगी। तो मैंने कहा यार, आपने यूपीएससी बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया, संभव कैसे हुआ? तो उसने बताया कि सर, जब आपके पास परिस्थितियां ऐसी होती है ना कि संसाधन, कोई भी यहां परेशान नहीं होना, टॉफी चाहिए ऊपर आ जाए, आजा 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 आजा, मेरा इसको भेजो इधर, अभिनय सर के पास भेजो। उसके पास देखो, पता चलता है कि तुम कितना संतुलित रूप से सुन रहे हो। अरे उसको परेशान भी नहीं करना, बस 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 छोड़ दो सर, आजा ऊपर, दोनों बात करेंगे, डांस करेगा। तो सक्षम को मैंने कहा कि यार बड़ा मुश्किल होता है जब ऐसी परिस्थितियों में 2-3 हजार रुपए माँ को मिल रहे हो और आप अपनी पढ़ाई भी जारी रख रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हो और यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हुआ है, ये तो बड़ी बात है ना। तो उसने कहा कि सर, परिस्थितियां जो होती ना, आपके पास अगर संसाधन है तो ये अच्छी चीज नहीं है। मोदी जी के पास संसाधन नहीं थे इसीलिए वो प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी के पास संसाधन है इसीलिए वो नहीं बन पाया। अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरी फैमिली वेल सेटल होती, तो मैं थोड़ी सिलेक्शन की रेस में जा रहा होता। बोला मेरे पास पैसा नहीं था, कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी,
ये व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए तो मैंने अपने आप से बाहर निकल के वो मेहनत की। आप ये समझिए कि जिस टाइमिंग पे 100 मीटर की रेस लोग दुनिया दौड़ते हैं, उस बच्चे ने उतने ही टाइम में 102 मीटर की रेस चली, तभी तो जीत हासिल हुई। जीत इतनी आसान थोड़ी है, एक कामयाबी इतनी आसान कहां है। आज के टाइम में 4 करोड़ बच्चा है जो हर साल बाहर निकलता है तैयारी करने के लिए, और आप में से हर एक का मेरे भी बेटा है, मैं भी उसके लिए यही चाहता हूं सरकारी नौकरी लगे। तो हर किसी का सपना सरकारी नौकरी लगना है, लेकिन सरकारी नौकरी लगेगी कैसे? क्या एक दिन में लग जाएगी? मेरे बच्चे, सरकारी नौकरी लगनी है, किसी भी क्षेत्र में आपको कामयाबी पानी है तो आपको निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, रोज प्रयास करने पड़ेंगे। आपको रोज वो दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, रोज खटखटाइए, रोज असफलता मिलेगी, लेकिन खटखटाते रहिए, एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, और ये रियल स्टोरी है। उसके बाद आपका खाने का भी अरेंजमेंट है, वो भी कराते हैं। कुछ किताबें हम लेके आए हैं, वो हर एक बच्चे को हम प्रोवाइड करेंगे, और कुछ और चीजें। एक बच्चा था विजेंद्र यादव, हरियाणा से बिलोंग करता है वो बच्चा। वो इस समय हरियाणा में एसडीएम है। आप समझते हैं जैसे मध्य प्रदेश में पीसीएस सर्विस होती है ना, ऐसे हरियाणा में भी पीसीएस सर्विस है। जो वो बच्चा जब पढ़ता था स्कूल में, तो उसके फादर भी गुजर गए थे। अकेली मां गांव देहात में कैसे अरेंज करती है अपने बच्चे को पढ़ाना। उस बच्चे ने 12th क्लास में बिना किसी कोचिंग के एनआईटी क्रैक किया, एनआईटी में एडमिशन लिया। एनआईटी में एडमिशन लेने के बाद उसको लगा कि अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। हिंदी मीडियम का बच्चा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, जिसकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, आप जानते हैं कितने साल संघर्ष किया उसने? 14 साल तक पढ़ता रहा, सिलेक्शन नहीं हुआ। कितने साल? 14 साल। जानते हैं इतना टाइम क्यों लगा? जब मैंने पूछा कि समय क्यों लगा, बोला सर अगर मुझे 2 साल ऐसे मिल जाते ना कि जिसमें मेरे ऊपर पैसे का दबाव नहीं होता और मैं सिर्फ पढ़ता, तो मैं 2 साल में यूपीएससी क्रैक कर लेता। लेकिन मेरे साथ समस्या ये थी कि मुझे 8 घंटे कमाना है ताकि मैं बाकी बचे 16 घंटे खा सकूं और बैठ के पढ़ सकूं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 14 साल तक एक बच्चा लगातार संघर्ष करता रहा। यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट दिए, 6वें अटेम्प्ट ऐसे हुए उस बच्चे के फाइनल स्टेज पे जाके रह गया इंटरव्यू में। मीन्स क्वालिफाई किया, प्री क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में बैठा। लेकिन गांव देहात का बच्चा था, वो पर्सनैलिटी डेवलप कर नहीं पाया, वो स्पीकिंग स्किल डेवलप कर नहीं पाया, क्योंकि उसके पास वो संसाधन थे ही नहीं। लेकिन लगा रहा। मैंने उससे ये पूछा कि क्या ये तो मतलब बड़ी विचित्र बात है। दुनिया कहती है कि जितना, हाँ इसको करते रहें, इस पर ध्यान दें। दुनिया कहती है कि सोना जितना तपता है उतना सोना निखरता है, लेकिन साला 14 साल तक अगर सोना तपता ही रहे तो उसकी निखार की वैल्यू ही क्या रह गई? आप समझ सकते हैं 14 साल तक एक बच्चा किस तपत में गुजर रहा है। 8 घंटे कमाता है, स्विगी में, जोमेटो में, रेस्टोरेंटों में काम करता है ताकि बाकी 16 घंटे में वो अपनी रोजी रोटी कमा सके और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। लेकिन फिर भी वो बच्चा 14 साल के बाद सेलेक्ट हुआ एसडीएम की पोस्ट पे। तो मैंने उससे पूछा कि तेरा जो स्ट्रेंथ थी, भाई तेरा सिलेक्शन हुआ, 14 साल तक कुछ स्ट्रगल करता रहा, तो कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो मुझे दिमाग में बैठ गई, या कौन सी ऐसी चीज थी जो तेरी बेहतरीन थी जिसकी वजह से सिलेक्शन हुआ? तो उसने कहा कि मेरे पास एक ही चीज थी कि दरवाजा आज नहीं खुलेगा तो कल खुलेगा, कल नहीं खुलेगा तो परसों खुलेगा। मेरे को सालाना शादी करनी है, ना कोई और काम करना है। मेरे जितने भी यार दोस्त है सब बहुत बढ़िया जगह चले गए, मैं आज भी वही रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता रहा। लेकिन मैंने ठान लिया था कि इस दरवाजे को सारे को खोलना है, आज नहीं कल खोलेंगे। और सर 14 साल में मैंने खोल दिया। और सर 14 साल में नहीं खुलता तो 15वीं में खोलता, 15वीं में नहीं खुलता तो 16वीं में खोलता, पर खोलता। इसलिए सर मुझे डिस्ट्रैक्शन कभी हुआ ही नहीं। मेरा जुनून इतना मजबूत था कि मैं उसी जुनून में लगा रहा। मेरे बच्चे ऐसे एक नहीं, अनेकों अनेक कहानियां हैं। एक बच्ची थी, अभी 21वीं रैंक उसकी हरियाणा पीसीएस में थी, और इस बार उसकी 51वीं रैंक है। और मैं हैरान हूं कि वो सारे वो बच्चे जिनके फादर नहीं है। नाम है शिवानी पांचाल। अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका पॉडकास्ट भी लाइव नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैं आया यहाँ पे उसी दिन 25 तारीख को मैंने उसका पॉडकास्ट शूट किया। मतलब ये बच्चे वो हैं जिनके पास कोचिंग लेने के पैसे नहीं है, लेकिन ये बच्चे यूपीएससी निकाल गए। आप समझ सकते हैं,
यूपीएससी निकाल गए ये बच्चे बिना कोचिंग के। तो सोचो कितनी जबरदस्त तरीके से जिन्होंने मेहनत रही होगी। मैंने उनसे उस सक्षम की जो मैं बात बता रहा था, सक्षम से पूछा कि यार आप इतने लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं, कभी तो ऐसा मौका आया होगा कि डिस्ट्रैक्शन होती होगी, यार दोस्तों में टाइम खराब होता होगा, जो कंसिस्टेंसी वो ब्रेक होती होगी, क्योंकि कोई भी आदमी लगातार कब तक कंसिस्टेंट रह लेगा। आप एक गाड़ी 14 घंटे नहीं चला सकते, एक बच्चा 14 साल तक लगातार काम कर रहा है और मेहनत कर रहा है, तो कभी तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई होगी। यार दोस्त आते होंगे कि उम्र है, जैसे अभिनय सर ने आपको बताया कि इस उम्र में, जवानी में कुछ विचार आते हैं मन में, उनके अभी भी आ रहे हैं, तो ऐसे विचार आते हैं तो उसमें क्या किया जाए। तो उसने कहा कि सर जब जुनून इतना मजबूत हो ना, तो मैं ये डिसाइड करता था, बोला मेरा सोशल सर्कल है, मेरा सोशल सर्कल था, लेकिन मैं ये डिसाइड करता था कि मेरे यार दोस्त मुझसे कब बात करेंगे, मैं उनसे कब अपना टाइम स्पेंड करूंगा। वो ये डिसाइड नहीं करते थे कि वो मुझसे कब मिलेंगे, मैं ये डिसाइड करता था। यार इतना आसान थोड़ी कि इतना जल्दी से सिलेक्शन ले लेना। तो मेरे दोस्तों बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन की आग अपने अंदर लगाइए। आप भरिए सोशल मीडिया पे, आप यूटिलाइज करिए इधर उधर की बातों में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस चीज को यूज नहीं करता। मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ कंटेंट बनाता हूं, एक भी अपनी रीलें नहीं देखता, क्योंकि मुझे बेकाम की चीजें लगती हैं सारी। मुझे लगता है कि आपको एक जीवन मिला हुआ है और ये जीवन रोज कम होता जा रहा है, और जिस दिन आपके हाथ से वक्त निकल जाएगा ना, उस दिन आप रोज पछताते रहेंगे कि ये निकल गया, ये निकल गया। आप आज अगर 8 घंटे पसीने में पढ़ ले रहे हैं ना, यहां बैठ के मेरी बातें सुन ले रहे हैं, तो विश्वास मानो आप 12 घंटे रोड पे खड़े होकर पसीने में मजदूरी नहीं करोगे, मेरा दावा। आप अगर आज 8 घंटे पसीने निकाल रहे हो तो जीवन भर आपके ऑफिसों में, आपके कमरों में एसी लगा रहेगा। ये संघर्ष की कीमत होती है जिसे आपको समझना होगा। जो मेरे बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत है, ना किसी फोटो के लिए, ना किसी सेल्फी के लिए, ना इधर उधर के लिए। मेरे बच्चों जरूरी है अपने इस टाइम की कीमत को समझो। अगर आप इस कीमत को समझ गए तो बहुत ऊपर जाओगे और जीवन में बहुत सुख मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए डिस्ट्रक्शन तो आना है, एक लड़की आएगी वो उससे आएगा, या लड़का आएगा उससे आएगा, रोकना भी हमें ही है। सारी ताकत इसी चीज में है, इससे हम कुछ भी कर लेते हैं। बिगड़ना हो तो बिगड़ भी लेते हैं और बनना हो तो बन भी लेते हैं। और मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो करोगे वो पाओगे। भीष्म पितामह जी ने एक दिन क्या किया था, अपने तीर से एक सांप था, उस सांप को ऐसे उठाया, उस सांप के अंदर तीर चला गया और उसको दूर फेंक दिया। आप जानते हैं मृत्यु सैया पे क्या हुआ था? तीरों की सैया थी, तीर थे और तीरों के ऊपर लेटे हुए थे। हमें कांटा चुभ जाए दर्द होता है, वो कितने दिनों तक उस तीरों की सैया पर बैठे रहे। मेरे दोस्तों ये प्रकृति है, इसका नियम है, जो कर रहे हो वो आपको हूबहू मिलना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको मिलना है। आज मेहनत कर लोगे तो बहुत सुख पाओगे। ये 1-2 साल की मेहनत है, इसको सही डायरेक्शन में करो। कल एक बच्चा था और इंदौर में, वो जीएसटी इंस्पेक्टर है, और कल उसके साथ में पॉडकास्ट कर रहा था। कल हम थोड़े जल्दी आ गए थे। परवीन कुमावत बच्चा है, उसकी रैंक 138 है एसएससी सीजीएल 2024 में। एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे उसका सिलेक्शन हुआ। वो चाहता तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी जा सकता था। जब मेरी उस बच्चे से बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि कौन कौन सी ऐसी खूबी है आपके अंदर, कौन कौन सी ऐसी अच्छी चीजें रही आपके जीवन में इन 1-1.5-2 साल में कि आपका सिलेक्शन इतनी बढ़िया पोस्ट पे और इतनी अच्छी रैंक पे हुआ। उसने मुझे 3 चीजें बताई। उसने कहा किसी भी स्टूडेंट को तैयारी करनी है तो सबसे पहली चीज जो उसके लिए जरूरी है वो है एम्बियंस, मतलब उसका आसपास का वातावरण। उसने कहा कि सर हमारा एक ग्रुप बना हुआ था टेलीग्राम पे, द खूंखार। क्या नाम था बच्चों? द खूंखार। कह रहे उसमें 70 बच्चे थे। कितने थे? 70। बोलो 70। और 70 के 70 का सिलेक्शन हुआ सीजीएल में। और उन 70 में 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी रैंक अंडर 100 थी, और बाकी 68 बच्चे ऐसे थे जिनकी रैंक अंडर 1000 थी। उसने कहा कि सर हम कहीं पे भी मॉक टेस्ट देते थे, किसी भी जगह पढ़ते थे, तो कहीं पे भी मॉक टेस्ट देते थे, उस मॉक टेस्ट में जो टॉप बच्चे रहते थे वो हम ही रहते थे।
कह रहे हैं कि सर एम्बियंस का बहुत फर्क पड़ता है, अगर हमारे साथ में ऐसा एम्बियंस है जो बिल्कुल डायरेक्टेड है एक इस डायरेक्शन में, तो कहता है सर कामयाबी झक मार के आनी ही आनी है, रुकनी ही नहीं। दूसरा मैंने पूछा कि पहला आपने बताया एम्बियंस, दूसरा क्या कारण है आपकी कामयाबी का? तो उसने कहा कि सही डायरेक्शन में टाइम को इन्वेस्ट करना। क्या? सही डायरेक्शन में टाइम को इन्वेस्ट करना। उस बच्चे की कहानी बहुत विचित्र है, परवीन कुमावत की, आप जरूर सुनिए क्योंकि आपके इंदौर का ही है और यहीं पे पोस्टेड है। ऑल इंडिया मध्य प्रदेश में उसकी ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक थी और वैसे ऑल इंडिया रैंक पूरे देश में उसकी 138 रैंक थी। उस बच्चे ने 2022 में, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, 2022 में मेरे पास वो पढ़ता था ऑनलाइन कोचिंग, तो उसका एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ। मतलब उसने प्री लिखा, प्री अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया, मेंस लिया। जब मेंस दिया तो उसने क्या किया कि टाइपिंग को बहुत हल्के में ले लिया। किसको हल्के में ले लिया? टाइपिंग को। कह रहा था सर मंजिल पे पहुंचा लेकिन पहुंच के फिसल गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक छोटी सी चीज को हल्के में ले लिया। 2023-22 की मैंने बताई। 2023 में क्या हुआ, उसी बच्चे का, उससे मेरा कभी कोई कांटेक्ट नहीं था, मेरा कोई संबंध नहीं था, मैं उसको जानता नहीं था, क्योंकि लाखों बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। हम बच्चों को नहीं जानते, हम बच्चों को जानना चाहते हैं, इसीलिए आपके सामने आए हैं। तो 2023 सीजीएल का रिजल्ट आया और जब रिजल्ट आया तो उसके तुरंत बाद मेरे पास एक बच्चे का फोन आया। ये बात है रात के 8 साढ़े 8 बजे की। उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर हमारे साथ धोखा हुआ है। मैंने कहा क्या धोखा हुआ है? उसने कहा कि सीजीएल 2023 की जो कट ऑफ है वो गई है 301। कितनी? 301। बोला करो। और मेरे भी सर 301 नंबर है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कट ऑफ 301 ही है, मैं भी 301 वाला ही हूं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों? कह रहा कि सर जैसे मान लीजिए टोटल 100 पोस्टें हैं। कितनी? 100। तो 100 में से 98 पोस्टें तो ऐसी होगी, 98 बच्चे तो वो थे जिनके 301 से ज्यादा नंबर थे, और सिर्फ 50 बच्चे ऐसे थे जिनके 301 नंबर थे। तो 301 नंबर जिन बच्चों की, उसमें से तो केवल 2 ही बच्चे लेने थे। मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? yes, सर। अगर टोटल 100 पोस्टें हैं तो 301 से ज्यादा 98 बच्चों के थे तो वो तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन 301 नंबर लाने वाले 50 बच्चे थे। उन 50 में से 2 को चुन लिया गया, मेरा नहीं हुआ, जबकि मेरे भी 301 थे। पूछा कारण कि सर एसएससी ने ये नियम बनाया है कि सेक्शन 1 मीन्स जो होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 जिसमें मैथ और रीजनिंग आता है, दूसरा सेक्शन होता है जिसमें जीएस और इंग्लिश आती है। कहता है अब ये देखा गया एसएससी की तरफ से कि जिस बच्चे के सेक्शन 1 में ज्यादा नंबर हैं उसको प्रीफरेंस मिलेगी। मतलब नंबर इन सबके 301 है, लेकिन जिसके सेक्शन 1 में ज्यादा नंबर है प्रीफरेंस उस बच्चे को मिलेगी। मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? और कह रहा है कि सर मेरे 301 हैं लेकिन मेरे सेक्शन 1 में कम नंबर है। कारण क्या है कि सर जब मैंने आपका बैच लिया था ना तो उस बैच में आपके साथ पीयूष सर भी थे और मैं सिर्फ मैथ पढ़ता था, और मैथ पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार रीजनिंग आसान सी चीज है, रीजनिंग की क्या ही पढ़ूं। कह रहा मैं थोड़े दिन 10-12 दिन तो पढ़ा, उसके बाद मैंने रीजनिंग छोड़ दी पढ़ने, और सेक्शन 1 में मेरे रीजनिंग में ही कम नंबर थे। मैं रीजनिंग को बहुत हल्के में लेके चला गया। किसको? रीजनिंग को। क्यों? क्योंकि मुझे एहसास था कि यार जब मैथ मैंने इतना अच्छा कर दिया सर से पढ़ के तो रीजनिंग तो ही हो जाएगी, लेकिन मेरे को पेपर में रीजनिंग ने डुबो दिया। मतलब आप समझ सकते हैं एक बच्चा जिसके 301 नंबर है और वो दुख से पागल हो चुका है क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने कहा कि सर एक वीडियो बना दो ताकि एसएससी पे दबाव बनाया जा सके और इस काम को करें। मेरे बच्चे, मैंने तुरंत ही उस समय अभिनय सर को फोन किया, जबकि अभिनय सर आप जानते हैं कि मेरे को बहुत होते हैं यूट्यूब पे, है ना, जबरदस्त लेवल पे होते हैं, मुझे नहीं सबको होते हैं, लेकिन मैं एज ए टीचर सोचूं तो जो बच्चों के लिए अच्छा है उसके लिए अभिनय अच्छा है। अभिनय सर अच्छा, बच्चों की हर एक जरूरत के लिए ये खड़े रहते हैं और लड़ाई करते हैं। इन्होंने मुझसे कहा, जबकि उस समय मेरे को इन्होंने खूब फेल रखा था यूट्यूब पे दबाते हैं घर के,
लेकिन मैंने इनको कहा कि सर इस चीज पे वीडियो बनानी चाहिए। इन्होंने कहा 1 सेकंड लो सर। मैंने भी वीडियो बनाई, सर ने भी वीडियो बनाई। सर याद है कहा कि नहीं सर? और उसके बाद हमने पुरजोश तरीके से आवाज उठाई, लेकिन एसएससी ने उस चीज को नहीं पलटा और उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने कहा कि सर 6 दिसंबर, कौन सी तारीख थी? 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को मेरा रिजल्ट आया और 301 नंबर थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने वीडियो बनाई। उस समय आईडीबीआई बैंक, कौन सा? आईडीबीआई बैंक के पीओ का फॉर्म निकला हुआ था। आईडीबीआई बैंक के पीओ का फॉर्म निकला हुआ था। सर उस फॉर्म की निकलने की आखिरी जो तारीख थी फॉर्म भरने की, वो 7 दिसंबर थी। 6 दिसंबर को मैं फेल हो गया, 7 दिसंबर आखिरी तारीख थी और उसका पेपर था सर 30 दिसंबर को। आईडीबीआई बैंक का पेपर था 30 दिसंबर को पीओ का। कह रहे सर मैंने उस दिन आपसे बात करी, उसके बाद मैंने चीजें समझी कि एसएससी नहीं मानेगा। मैंने 7 तारीख को सुबह फॉर्म भरा और मेरे पास 24 दिन थे। उस 24 दिन में मैंने कुल मिला के 7 मॉक टेस्ट दिए। कितने मॉक टेस्ट दिए? 7। पहले मॉक टेस्ट में 200 में 80 नंबर आए और 7वें मॉक टेस्ट में 200 में 130 नंबर आए। और कह रहे कि सर मैं तुरंत की तुरंत मेरा आईडीबीआई बैंक पीओ में सिलेक्शन हो गया और पहली जो सैलरी मिली आईडीबीआई बैंक पीओ में वो मिली 60,000। कह रहे मेरे अंदर एक चस्का चढ़ा हुआ था कि मुझे केवल इंस्पेक्टर बनना है, मुझे केवल इंस्पेक्टर बनना है। लेकिन उस दिन मैंने ये जाना कि टाइम को इन्वेस्ट करने की डायरेक्शन पर ऊपर होनी चाहिए। अगर मैं 6 दिसंबर 2023 को फेल हो गया हूं सीजीएल में, तो मैं अगला 1 साल सीजीएल के लिए वेट करूंगा। उससे बेटर है कि मैं अपने टाइम को प्रॉपरली इन्वेस्ट करूं। कहता है सर मैंने आईडीबीआई बैंक में बैंक पीओ की पोस्ट पे सिलेक्शन लिया, मैं थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ, सीजीएल की दोबारा से तैयारी करनी शुरू की और करता रहा और सर 2024 सीजीएल में मेरी रैंक आई 138। और आप जानते हैं उस बच्चे के मैथ में प्रीलिम्स में भी 100% थे और मेंस में भी 100% नंबर थे। प्रीलिम्स में उसके 200 में से 187.5 नंबर थे। ठीक है, 187.5। और कहता मेंस में जो सेक्शन 1 था, मैथ भी 100% स्कोर था सर। मैथ में क्या था? 100% स्कोर था। और रीजनिंग चूंकि मैंने पीयूष सर को सीरियसली पढ़ लिया था, तो रीजनिंग में पीयूष सर की वजह से भी 100% स्कोर है। मेरी बात समझ रहे हैं? और उसने कहा कि इंग्लिश जो थी उसमें मेरे से सिर्फ एक सवाल गलत हुआ। कितना? एक सवाल। यानी मैथ में 100%, रीजनिंग में 100%, इंग्लिश में केवल एक सवाल गलत। जीएस में जरूर उसके कम नंबर थे। अगर जीएस में थोड़े भी नंबर ऊपर होते तो उसकी टॉप 10 में रैंक होती। तो आप मेरा पॉइंट समझ पाए कि आप 6 दिसंबर को रिजल्ट आया और आप फेल हो गए और फेल होने के बाद बियर पी के ड्रामे बनाने लग रहे हैं। वो टाइम को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करने का तरीका नहीं है। मेरी बात समझ? बेटा तो आगे आ जाना, लड़की आगे आ जाए। हाँ, बहुत अच्छे खड़ी हुई है। देखो ये तो हमारे लड़कों में बहुत सम्मान की बात है कि अभी तक लड़की को खड़े रखे हुए हैं। और ये तो इंदौर जैसे शहर में सम्मानित बच्चे हैं। बेटा थोड़ी जगह दे, आगे आ जाए मेरे बच्चे। उन्हें भी बुला, बेटा उसको चलने दो, लड़का है। तू आ गया, आगे वही लड़का है। अच्छा नहीं लगता क्या लड़कियां? बेटा देखो ये तो तय है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जरूरी है, लेकिन आपने उस सीरियल में जो अभी ये प्रोग्राम है उसमें देखा, उन बच्चियों ने जो प्रोग्राम किया, उस शो को जो ड्राफ्ट किया, उस शो को जो कोरियोग्राफ किया, वो भी एक लड़के ने किया। एक लड़के ने ही बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा नहीं है ना, तो बेटे नालायक हैं। तो हाँ, मैं क्या बात कर रहा था? डायरेक्शन ऑफ टाइम। आप टाइम को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करो। बहुत आगे बेटा, बहुत जरूरी है कि आप सही डायरेक्शन में टाइम को इन्वेस्ट करो। बहुत जरूरी है कि आप छोटी छोटी चीजों को हल्के में ना लेके जाओ। अगर उसने उस वक्त रीजनिंग को हल्के में नहीं लिया होता तो 2023 में उसके 301 नंबर नहीं, उसके अच्छे नंबर होते तभी वो सिलेक्शन ले लेता। आप मेरी बात समझते हैं कि आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो उसकी सजा पूरी 1-1.5 साल लगती है। अगर मेरे बच्चे आपने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा जो इसी महीने निकला हुआ है जून में,
अगले साल अप्रैल में आपका सिलेक्शन होगा। आप अभी मन करके तैयारी कर रहे हैं, तैयारी की, प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स के बाद मेंस दिया, मेंस के बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट में फेल हो गए तो फिर कहां जाओगे? वापसी से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरे बच्चे, सरकारी नौकरी एक साइकिल है, आप टॉप तक पहुंचोगे, फिसल गए तो दोबारा जीरो पे। ऐसा नहीं है कि मेंस में फेल हुए तो अगली बार दोबारा से आपको मेंस देने को मिलेगा, प्रीलिम्स की कोई दिक्कत नहीं। ये सरकारी नौकरी का ट्रैप है। आपको समझना होगा कि चीजें तरीके से चलवानी होगी, तभी मेरे बच्चे कामयाबी हासिल होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बोल तो नहीं हो रहे? नहीं। देखिए, ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज एक्सेप्ट करनी है और कौन सी चीज यहां से सुन के यहां से निकाल देनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? और वो बच्चा जो टोपी वाला बच्चा था, तिवारी, मेरे दोस्त, टीचर कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, टीचर की किसी की कोई औकात है ही नहीं। अगर टीचर की औकात होती तो लाखों बच्चे पढ़ाते हैं, लाखों सिलेक्शन होते हैं हर बैच के। सिलेक्शन की जो औकात है वो स्टूडेंट की है, इसलिए टीचर को किसी को फेवरेट बनाओ ही मत, ना मुझे, ना अभिनय सर को, ना किसी को। मैं जब निकला तो बहुत सारे बच्चे गले लग गए, हाथ खींचने लगे। मुझे ऐसा फील हुआ कि साला घर में मेरी औरत मेरी इज्जत नहीं करती और बच्चे बच्चे हाथ मिलाने को उत्सुक है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हम टीचर हैं, हमसे कुछ सीख सकते हो तो अच्छी चीजें सीखो, जो बेकार चीजों से इग्नोर करो। अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाओ, वो जरूरी है। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए तैयारी करते वक्त। सबसे पहली गलती जो उस बच्चे ने की रीजनिंग में, क्या? किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना। जैसे आप रीजनिंग की तैयारी करते हैं ना, जैसे आप मैथ की तैयारी करते हैं, वैसे ही आप कंप्यूटर भी पढ़ा करो, क्योंकि कंप्यूटर सीजीएल में क्या होता है? क्वालिफाइंग। दूसरी कमी आप लोगों में क्या है? इन बच्चों की जो शक्ल देख के मैं समझ पा रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जुनूनी हैं कि व्याकरण की वैकेंसी पकड़ेंगे, व्याकरण की वैकेंसी पकड़ेंगे। सर में मारोगे उस वैकेंसी का। अरे भाई, अभी अगर आपको मैं बताऊं तो केंद्र सरकार में इस साल 2025-26 में 3.5 लाख वैकेंसी है। आप कहोगे क्या बकवास कर रहे हो? मैं अभी आपको सबूत के साथ बताता हूं। हमारे साथी एक टीचर है, रीजनिंग के बहुत बढ़िया टीचर है, पता नहीं कहां है, वो रे, बहुत सराहना सर। हमने कल निकाला सारा ग्राफ कि कितनी वैकेंसी आ रही है। मैं आपको वैकेंसी बताता हूं। मेरे बच्चे, सबसे पहले ध्यान से सुनना, और ये बहुत जरूरी चीज है आप लोगों के लिए, भटकाव नहीं होना चाहिए। एसएससी सीजीएल 2025 का जिसका भी नोटिफिकेशन है, और फॉर्म की डेट अभी है बंद हुई, अभी चल रहा है ना, 4 दिन बचे हैं। आप में से कितने बच्चे ग्रेजुएट हैं? देखो, सारे तो हैं। आप सारे फॉर्म अप्लाई करो। समझो कि फ्री का मॉक टेस्ट है जो आप देने जा रहे हो। एसएससी एमटीएस में 1000 वैकेंसी है, जबकि एसएससी की तरफ से भी बयान आ चुका है, तो रिवाइज होनी है। वो गलती से आ गई, क्योंकि हर बार कैसा होता है कि लास्ट टाइम पे 11,000 वैकेंसी थी 2024 की, और जितने बच्चे एमटीएस में सेलेक्ट होते हैं उसमें से 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो उसी साल नौकरी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सीजीएल में सिलेक्शन हो जाता है, सीएचएसएल में हो जाता है, सीपीओ में हो जाता है। तो 10,000 वैकेंसी आप ये मान के चलिए मिनिमम। कितनी होगी टोटल? अब आते हैं एसएससी जीडी पे। आप में से जो भाग दौड़ सकता है, देखिए, हमें फॉर्म सारे अप्लाई करने हैं, टेस्ट सारे दे के देखना है। ज्वाइनिंग लेटर लो, मत ज्वाइन करो। एसएससी जीडी में 2024 में वैकेंसी थी 53,000। 2025 में अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। आपको पता है बीएसएफ की कितनी नई बटालियन बनाने का ऑर्डर दिया अमित शाह जी ने? 16 नई बटालियन बनाने का ऑर्डर दिया कि बीएसएफ में 16 नई बटालियन बनाई जाएंगी। और टोटल पोस्ट जानते हैं कितनी होगी? 18,000। कितनी? 18,000 पोस्टें बढ़ गई। दूसरा, रेलवे आरपीएफ की पोस्टें निकालता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो कांस्टेबल होते हैं, उन्होंने कहा कि हम अपनी जो पोस्टें हैं वो निकालेंगे किसके थ्रू इस बार? एसएससी जीडी के थ्रू। तो मेरे बच्चे, मैं आपको लिख के कह सकता हूं कि लगभग 85,000 वैकेंसी बनेंगी टोटल, क्योंकि 53,000 तो इन्होंने अभी दी थी। इस बार बीएसएफ की 18,000 पोस्टें बढ़ गई हैं, आरपीएफ की सीटें यहीं आनी है। अब जोड़ो 85,000 और पीछे का डाटा, 1,08,500, 18,500। अब तुम बोली मत लगाओ, एक 20 मान लेते हैं, ठीक है। अब आ गए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल।
मेरे बच्चों बहुत जानदार पोस्ट होती है, एसएससी जीडी से भी बढ़िया पोस्ट होती है। एसएससी कंडक्ट करा रहा है, सेंट्रल लेवल की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। 8000 पोस्टें निकाली हुई है, सितंबर में नोटिफिकेशन आ रखा है, सब कुछ अनाउंस हो रखा है। 8000 पोस्टें ये जोड़ लीजिए। उसका स्टेनोग्राफर की है 1590 वैकेंसी, 12 पास इसकी एलिजिबिलिटी है। अब आते हैं मेरे बच्चे रेलवे पे, तो टोटल लगभग 1,30,000 वैकेंसी तो इस साल एसएससी निकालने लग रहा है। हम बैठे हुए मध्य प्रदेश में संविदा की तैयारी करनी है, मध्य प्रदेश में व्यापम के थ्रू जो वैकेंसी है भाई वो भी करो, मना थोड़ी है। जो भी वैकेंसी आती वो करिए, अपने टाइम को ठीक जगह यूटिलाइज करिए। हर एक एग्जाम में मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है, जीएस पूछी जाती है, कुछ एक में हिंदी पूछी जाती है, किसी में इंग्लिश पूछी जाती है, तो वो आपके पास ऑप्शन है, उसको चूज कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर आप एनटीपीसी में जाएंगे जो ग्रेजुएट लेवल है, मेरे बच्चे 10,000 वैकेंसी है। आरपीएफ एसआई में 5,000 से भी ज्यादा वैकेंसी अनाउंस हो रखी है। और ये सारी चीजें हमने ये ब्राउचर बनाया है, कहा है सर, ये इस तरह का, ये आपको सबको प्रोवाइड करा देंगे हम। इसमें हमने क्या किया है, एक बार पकड़ना सर, इसको पकड़ना। इसमें हमने क्या किया है कि सारा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस लिख दिया है। कितने नंबर का मैथ आता है, कितने का रीजनिंग आता है, कितने का जीएस, किसमें हिंदी आता है, किसमें इंग्लिश आता है, ये तक भी लिख दिया कि कौन सी वैकेंसी कितनी आने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज का क्राइटेरिया, एक एक चीज आपके लिए मेंशन कर दी है। सब्जेक्ट वाइज, पेपर की स्कीम वाइज मेंशन कर दी, क्या आपको पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें हमने इसमें बताई है। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको किताबें भी मिलेंगी, वहीं आपके लिए खाने का भी अरेंजमेंट है, सारी सुविधाएं मेरे बच्चे आपको वहां मिल जाएंगी। मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास इतनी सारी वैकेंसी है तो भटकाव मत करिए, उसमें कैडे पढ़ के लग जाइए और एक जैसी तैयारी करिए। अब मेरे बच्चों अगर बोर हो रहे हैं तो बताना, अभिनय सर को बुलाता हूं, फिर मैं बुलाना। कहा दोनों बच्चे, दिपेश और दिव्या। अरे आप लोग यहाँ के मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश से, भोपाल से, आज मेरे बच्चे, स्वागत है। इन दोनों बच्चों के चेहरे को देखना, भी इनके साथ पॉडकास्ट किया था मैंने। बेटा आप उधर आ जाओ, ये इधर आ जाए, हाथ का सहारा मिलेगा। ये दोनों बच्चे आए थे थोड़े दिन पहले मेरे पास, हमने इनके साथ पॉडकास्ट शूट किया था। इन दोनों भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ है, दोनों भाई बहनों का, और इन दोनों में एक ने ही बैच लिया था, दूसरे ने उसी बैच से पढ़ लिया था। किसने बैच लिया था? तुमने लिया था, तू ही बता कुछ। किस पोस्ट पे हुआ सारा? नहीं, मेरा सिलेक्शन सीएचएसएल के थ्रू एलडीसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हुआ और सीजीएल भी क्वालिफाई कर दिया इस बार, तो डिपार्टमेंट में हुआ और होम स्टडी में हुआ मुझे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीप्ति पटेल है और मेरा सिलेक्शन सीएचएसएल 2024 के थ्रू सीबीआई में हुआ है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, इन द पोस्ट ऑफ एलडीसी लॉ डिवीजन क्लर्क। तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2023 में, मेरा 12th हुआ था 2023 में। जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में आई, मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और मैंने 2024 का ही सीएचएसएल का एग्जाम निकाला था। फर्स्ट अटेम्प्ट? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये भाई बड़ा भोला है, आवाज से पहचान गए। हाँ, देखिए ये बच्चा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ने सीएचएसएल क्रैक कर लिया, इसका भी सीजीएल भी हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल भी हो गया। इसने कोर्स परचेज किया था और उसी कोर्स से इस बहन ने भी पढ़ लिया और इसका भी सिलेक्शन हुआ। देखो एक चीज हमेशा जीवन में ध्यान रखना, आप कोर्स किसी का भी परचेज करें, मैं तो आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देके जा रहा हूं, ठीक है। अभी अनाउंस करेंगे, 10 मिनट के लिए वो ऑफर रखेंगे, बिल्कुल 0 रुपए में आप लोगों के लिए, ठीक है। स्वागत से आ गए, केवल एक नहीं कई चीजें बता रहा हूं। तो मैं क्या ये रहा था मेरे भाई, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो कोर्स जो है ना, आपके मोबाइल में 10 कर लोगे ना तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। आप एक ही चीज ले लो, एक ही चीज से पढ़ो, लेकिन उससे मन करके पढ़ो। देखो वही मेरे वाला बैच लिया इसने, उसी बैच से इसने सिलेक्शन करा लिया,
उसी बैच से इस बच्ची ने भी सिलेक्शन ले लिया। अगर ये भी 10 कोर्सों में भटका होता, 10 टीचरों में भटका होता, तो क्या सिलेक्शन हुआ होता? नहीं। भटकाव बहुत गंदी चीज है, उससे बचना चाहिए। बच्चों रीजनिंग किसे पढ़े? विदाउट ट्रेनिंग सर सीएचएसएल सर मेंस और सीजीएल मेंस में 90 आउट ऑफ 90। अरे ये बच्चा कह रहा है कि सीजीएल मेंस में मैथ में 90 आउट ऑफ 90 है और सीएचएसएल मेंस में भी 90 ऑफ 90। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के बारे में? भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सिलेक्शन लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन अभी बता रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया था कि उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। तो मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा आपको। जैसे उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया, अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम तैयारी जब शुरू करते हैं ना, तो कभी भी ना सिलेबस कंप्लीट नहीं करते। कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट का सिलेबस हम छोड़ देते हैं। जैसे सर ने भी बताया था, हाँ, रीजनिंग जैसे उसने छोड़ा, और सिर्फ एक रीजनिंग छोड़ने के चक्कर में उसके 3 साल और लग गए एक्स्ट्रा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया होगा, तो सबसे पहले आपने सिलेबस जरूर कंप्लीट किया होगा। जी सर। तो इसलिए सबसे पहले ना सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। आप मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, लेकिन एक बार सिलेबस कंप्लीट जरूर करो। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम मॉक टेस्ट लगाते हैं बिना सिलेबस कंप्लीट किए, तो उस मॉक टेस्ट में पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि हर मॉक टेस्ट अलग अलग होता है। बट जब हम एग्जाम में बैठते हैं, वहां हमारा सिलेक्शन 2-3 मार्क्स से रह जाता है। और मैं सच बता रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 2-3 साल ऐसे ही निकल गया, कभी 1 नंबर से रह गया सिलेक्शन, कभी 2 नंबर से रह गया। तो इसीलिए छोटी छोटी गलतियां ये ना करें। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसके बाद अपने प्रैक्टिस करो, और जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। और रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। हम अक्सर पढ़ते जाते और रिवीजन कभी नहीं करते, क्योंकि देखो हर इंसान ढूंढता है, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक बार पढ़े और उसको जिंदगी भर याद रहे। तो आप हमेशा भूलोगे, पढ़ोगे, भूलोगे। और अपने में कभी मत ढूंढना कि सर मैं तो एक बार पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, मेरे को तो कुछ याद नहीं रहता। ये हर किसी के साथ है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कौन कितनी मेहनत उसको रिवाइज कर रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है। आप अपना 100% दो। आप जिस दिन एग्जाम में बैठो, आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए कि सर आज मैंने अपना 100% ईमानदारी से तैयारी करके बैठा हूं। बस अगर मैं सिर्फ बता रहा हूं, अगर आपका उस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ईश्वर आपको लाइफ में जरूर सक्सेस करेगा। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट का भी इंतजार नहीं करना है। हमारे अंदर से आवाज आ जाती है कि सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। तो इसीलिए वो अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ मैंने अपना 100% किया। और एक चीज मैं आप सबको और भी कहना चाहता हूँ, कई बार आप है ना सीरियस पढ़ाई नहीं करते हो ना, तो उसमें आप लाखों का नुकसान करते हो। जैसे ये बच्चा है, अब इसका सीजीएल में सिलेक्शन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसकी पहली जो तनख्वाह है ना वो 80,000 रुपए। कितनी? 80,000 रुपए। अगर यही बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता रहता और 1 साल बाद इसका सिलेक्शन होता, तो ये 80,000 12 महीने की तनख्वाह गई। अरे बोलो, गई कि नहीं गई भाई? इसने मेरे सर से पढ़ा, मन करके एक ही जगह पढ़ा, भटका नहीं, और 1 साल में सीएचएसएल में भी सिलेक्शन ले दिया और सीजीएल में भी सिलेक्शन ले दिया। मैं ये कह रहा हूं कि 80,000 रुपए इसकी मिनिमम तनख्वाह, और 1 साल बाद अगर इसका सिलेक्शन हुआ होता डिस्ट्रैक्शन की वजह से, तो 12×8 = 9,60,000 का नुकसान था। अरे है कि नहीं? उस 9,60,000 में तो कई सारे सपने पूरे हो सकते हैं हमारे। और कुछ नहीं तो अपनी मम्मी को हवाई जहाज में बैठा के कहीं घुमाया नहीं ले जा सकते ना, जहां उसके बचपन का सपना होगा। अपने बाप को भी ले जा सकते हैं ना। तो 9,60,000 खो रहे हो ना सिर्फ छोटे से डिस्ट्रैक्शन की वजह से। इसलिए माइंड से उस डिस्ट्रैक्शन को बाहर निकालो और सीखो ऐसे बच्चों से जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मन करके तैयारी करते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब मेरे बच्चे, हम चाहते हैं कि इन बच्चों को सम्मानित किया जाए।
अब मेरे बच्चे, हम एक और बच्चे को ऐसे बुला रहे हैं, बच्चे का नाम है गोपाल तिवारी। इस बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली मिले। हाँ, जयपुर से ये बच्चा आया स्पेशली मिलने के लिए। आप ये बताएगा आपको इसका कहाँ सिलेक्शन हुआ, कैसे इसकी तैयारी है, उसके बाद फिर आपसे बात करें। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून तो बोलो। जैसा मेरा नवाड में ऑल इंडिया रैंक 9 के साथ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 के पद पर हुआ है, इससे पहले भी सर मेरा MTS और CSM क्वालिफाई था। हाँ, लेकिन सर उस ज्वाइन नहीं किया था, वो ये तैयारी अपनी थी। लेकिन मेरा सर मिलने का आपसे बहुत दिनों से सपना था, ट्राई भी किया, नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस जगह मिलेंगे इंदौर में आके। जब मैं इंदौर में पढ़ता था तो सर आपसे ऑनलाइन पढ़ता था। बहुत कहते हैं कि स्ट्रगल सर बहुत किया, क्योंकि फेलियर भी बहुत दिखे। जेईई मेंस की तैयारी करने गए थे सर, उसमें भी नहीं हुआ। 2022 का सर MTS भी नहीं निकला और ग्रुप डी भी नहीं निकला था सर। फिर कुछ भी नहीं निकला था सर, घर वालों ने भी फेलियर मान लिया था। लेकिन जब सर एग्जाम निकले तो 2024 में 3 से 4 एग्जाम निकले सर। इसलिए स्पेशली गोपाल सर, उन्होंने सर मुझे इंग्लिश में इतना अच्छा कर दिया था कि जब मेरे फेस में नंबर आए थे 50 होते थे। और सर नवाज में भी अच्छा है। और मैं गोपाल सर से अभी बात ही कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनके पढ़ाए हुए सिलेक्टेड आते हैं, तो मैं बात ही कर रहा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिस्क ऑफ फेल्योर में घबराते हैं, बार बार फेल होने के डर से बहुत घबराते हैं। जैसे इस बच्चे ने कहा कि 2022 में ना ग्रुप डी हुआ, ना MTS हुआ, कोई एग्जाम नहीं हुआ, लगातार सारे एग्जाम फेल होते रहे। और जिस दिन निकलना स्टार्ट हुआ तो 2024 में 3 एग्जाम एक साथ निकले और सब में सिलेक्शन होता चला गया। तो गोपाल सर ने बड़ी अच्छी चीज कही। उन्होंने कहा कि देखो सर, बात को समझो कि बच्चा जो प्रयास करता है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज है। आज जितना प्रयास कर रहा है उसका ब्याज उसको मिलना है। तो कई बार क्या होता है कि वो प्रयास उस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाया जिस स्तर तक कामयाबी मिलती है। तो बच्चे को एक काम करते रहना चाहिए लगातार, और वो है लगातार मेहनत करते रहो। ये सारी जो मेहनत है ना, ये कंपाउंड होती रहती है। कंपाउंड मतलब समझते हो ना, चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये मेहनत जो है कंपाउंड होती है, यानी दर दर धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। और अगर ये धीरे धीरे नहीं बढ़ती तो हिमांशी जैसी जो छोटी एज की लड़की है जिसने इतना बड़ा नाम हासिल किया, एक दिन में थोड़ी हुआ होगा इनाम। इसमें भी तो धीरे 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 वो कंपाउंड करती रही अपनी मेहनत को, और आज इस मुकाम हासिल किया कि पूरे भारत में जो भी बच्चा टीचिंग की तैयारी करता है, एक छत्र राज है पढ़ाने के मामले में हिमांशी का, कि एक छत्र तरीके से सारे के सारे बच्चे हिमांशी से पढ़ते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक दिन में थोड़ी हुआ। बहुत अच्छा गाना बेटा, ये एक दिन में थोड़ी हुआ, ये कंपाउंडिंग एफर्ट होता है जो इस बच्चे ने भी किया। मैं चाहूंगा कि गोपाल सर आए और इस बच्चे को अप्रिशिएट करें। सर सबसे पहले तो इस बच्चे को बधाई। और ये बच्चा पहले यही हो रहा था, मैं यही था, और ये बस पैर छूने, मुझे पैरों में लेटने को हो गया था। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से रोका। भाई सबने भी आते ही कहा था, तो करियर हमेशा इस चीज पे विश्वास करता है कि टीचर कुछ नहीं, जो कुछ है वो स्टूडेंट के प्रयास है। इसलिए हमारे परिवार में एक भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मैंने सिलेक्शन दिए। बहुत अच्छी चीज, कभी अच्छी चीज है। हमेशा मैं नहीं मिलेगी हमारे बीच, आप लोग हैं, आपकी मेहनत में बस इतना सा हमारा सहारा है। और वो निरंतर जो सहारा होता है ना मेरे बच्चों, वो आपके सपने साकार होते हैं ना, तो पैर आप छू रहे होते हैं लेकिन गिर मैं रहा होता हूं। थैंक यू भैया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे बच्चे एक और बच्चे को बुलाते हैं, बहुत जल्दी है, बस वाइंड करेंगे। मुझे पता है भूख मुझे भी लग रही है, आपको भी लग रही है। जितेंद्र जी आगे। इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है RRB टेक्नीशियन पे। हाथ लगा मेरे भाई, मैं तेरी उम्र का लगता नहीं हूं मैं, बताओ लगते हैं कि नहीं दोनों भाई? आप छोटे लगते हो। अगर मैं छोटा हूं
अगर इतनी भी ना करो यार तो महसूस हो जाए। उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ आरआरबी टेक्नीशियन। एक बार बताओ बच्चे। मेरा नाम जितेंद्र यादव, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, अभी 24 में सिलेक्शन हुआ है। मैं अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, अशोकनगर। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी भाई लोगों को नमस्कार। तो मेरे बच्चे, ये मध्य प्रदेश का ही बच्चा है, अशोकनगर का रहने वाले। कितने बच्चे हैं अशोकनगर के? काफी बच्चे हैं। तो भैया अगली बार यहाँ पे आना है कि नहीं आना? अभी नहीं आना तो सिलेक्शन लेके आना है ना सभी को। मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ भगवती सर से और संदीप सर से। सर देखिए, सर की एनर्जी और ताकत को देख के तो आपको लगे रहा होगा जयदीप सर को टक्कर देता है क्या ये पर्सनैलिटी? और सर को देख के महसूस होता होगा ये टीचर है पूरे। देखिए, भगवती सर तब से पढ़ा रहे हैं जब हमने जितने भी टीचर यहाँ बैठे हैं, जब इन्होंने सबने पढ़ाना शुरू किया। हम सारे एक साथ टीम से जुड़े हुए हैं। मैं हूँ, भगवती सर है, उदय सर है और बाकी टीचर ऐसे यादव सर। ये सारे के सारे वो टीचर हैं जिन्होंने एक साथ पढ़ाना शुरू किया था। तो मैथ में हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में भी हम वहीं की लोकल फैकल्टी डाल दें तो मैथ का तो गए बच्चों का, फिर बच्चों को फिर ऑफलाइन पढ़ने का फायदा क्या हो? इससे बेटर वो ऑनलाइन पढ़ लेंगे। फिर हमने डिसाइड किया कि दोनों टीचर्स जो हैं ये आपस में टीम कंट्रीब्यूट करेंगे। 3 दिन ये यहाँ रहेंगे तो 3 दिन वो दिल्ली रहेंगे, जब ये यहाँ आएंगे तो वो दिल्ली चले जाएंगे। 4 दिन। तो हमें इसीलिए जो बच्चे ने ग्वालियर का हमें कहा, तो ग्वालियर इसीलिए नहीं खोल सकते कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनके 3 टुकड़े कर लें। एक ही है और इनको हम ज्यादा से ज्यादा 2 ही जगह भेज सकते हैं। इसलिए क्योंकि हमने जिस ब्रांड के तहत काम कर रहे हैं, कैरेबल के तहत, जिसके पीछे सारे टीचर्स लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूं और लोग लगे हुए हैं, हम उसमें किसी भी तरीके का एक छोटा सा भी दाग नहीं डालना चाहते कि कैरेबल नाम से कम बच्चे पढ़े चलेगा, कम लोग जाने चलेगा, लेकिन एक ही चीज जाने की क्वालिटी नंबर 1 पे रहती है। उसी कोर्सेज में कैरेबल को लेकर हम चलते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारी एडटेक कंपनियां, आपने बहुत नाम भी सुने होंगे, एड भी सुने होंगे, करोड़ों रुपए की फंडिंग ले रखी, चाइनीज कंपनियों से भी फंडिंग ले रखी। हमने आज तक किसी से 1 रुपए की फंडिंग नहीं ली, कारण कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना वो है ही टीचर और स्टूडेंट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। हमने आज तक अपने किसी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टर लाए ही नहीं। हम ना अपने ऑफलाइन कोचिंग में किसी इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करते, हम टीचर से मिलकर अपना छोटा छोटा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि सबका मोटिवेशन बना रहे। और इस बार भी जब हमने बनाया तो मैंने पूरी टीम के साथ जब प्लान किया तो मैंने यही कहा कि हमारा पहला टारगेट ये हो कि 2026 में जब हमारा इंदौर सेंटर से रिजल्ट आए तो कम से कम 100 बच्चे ऐसे हों जो टॉप 1000 रैंक के अंदर आए, तो ही स्वाद है, तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरे बच्चे, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम वो सारी सीनियर फैकल्टी आपके साथ लेकर आए हैं जो मुखर्जी नगर पढ़ाती है। अब मेरे बच्चों में बुलाना चाहूंगा अरुण गौतम सर को। सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, यही टीचर मुखर्जी नगर पढ़ाने लग रहे हैं मेरे बच्चे। और बहुत बच्चे हैं जो इंग्लिश से थोड़ा डरते हैं। आप में से कितने बच्चे अभी सर से पढ़ रहे हो यहाँ इंदौर में? क्या फीडबैक है सर का? बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी चीज क्या, सरलतम टीचर है, मतलब बहुत सॉफ्टली पढ़ाते हैं। और यही एक टीचर की अच्छी क्वालिटी है कि वो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट जिससे बच्चे डरते हैं उस चीज को इतना धीरे 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 पानी की तरह आपके गले के नीचे उतार दे कि आपको पता ही नहीं चले कि आपका कब इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट मजबूत हो गया। मेरे बच्चे वो टीचर है, जब जयदीप सर और गोपाल सर जैसे लोग पढ़ाना शुरू कर रहे थे उससे पहले से सर पढ़ा रहे हैं। और सबसे ज्यादा सिलेक्शन भारत में इंग्लिश के रूप में किसी टीचर ने दी तो इन्होंने दिए। लेकिन इनके बस की वो काम नहीं है कि सोशल मीडिया पे आके रील बनाए और वो ड्रामेबाजी करें।
क्यों? क्योंकि मूलतः टीचर है, अंदर से टीचर है। मैं भी मूलतः टीचर हूं, लेकिन मेरे साथ क्या दिक्कत है कि मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई, तो मेरे अंदर वो चीज पैदा कर देते हैं लोग कि रीले बनाओ, ये सब करो, तो मैं उतना एक्टिव दिख जाता हूं आप सबके सामने। वरना जो इंटरनल टीचर होता है ना, जिसके अंदर सिर्फ टीचिंग भरी है, उसका इस तरह से पेट बाहर निकला मिलेगा आपको, हैं? वो इतना मासूम सा खड़ा होकर पढ़ाएगा, देख सो है, आ जा लगाएगा, इसके लिए ताली बजाओ एक बार। तो ये वो टीचर है जिसका नाम सुन के बच्चा भी आ गया, इससे रुका नहीं गया, उसको लगा कि ऐसे टीचर से मिलना चाहिए। तो मेरे बच्चे ऑफलाइन में जो भी टीचर हैं वो सारे जानदार शानदार। और टीचिंग में सबसे बड़ी चीज होती है इंस्टीट्यूट में, और वो होती है मैनेजमेंट। अगर वो सॉलिड है तो सारी चीजें फंक्शनल प्रॉपर होंगी। मेरा एक छोटा भाई है, मैंने उसी की ड्यूटी लगाई कि भाई तू ही जाएंगे, तू ही इस चीज को संभाल। शिवम कहां है? आप ये समझिए कि मेरा सारा काम ये संभालता था ऑनलाइन में वहां, लेकिन इसको स्पेशली ड्यूटी लगाई कि तू इंदौर ही रहे, फ्लैट लेके रहे, वहां पे काम कर, और एक एक चीज को तब तक व्यवस्था करके दे जब तक मुझे 2026 में 1000 रैंक में 100 बच्चे ना मिल जाए ऑफलाइन से। कल भी 2 बजे तक मेरे साथ जो सिलेक्टेड बच्चे उनके पॉडकास्ट शूट करवाता रहा, सुबह 5 बजे से फिर से काम पे लगा हुआ है। तो मैंने अपना ही समझिए कि खून निकाल के आपको दिया है। तो यहाँ जो मैनेजमेंट की ताकत होगी वो बहुत सॉलिड होगी, जानदार होगी, उसमें कहीं पे भी फिसलाव नहीं होगा। ये दावा है, लिखित रूप से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आपको जो कह दिया जाएगा वो चीजें प्रॉपर मैनर में मिलेगी। अब मैं बाकी टीम को, इंदौर वाली टीम को सर बुलाना चाहूंगा। सर सर आगे आगे सर आगे सर, आप लोगों का ही मंच है। तो ये ऑफलाइन की टीम है और हमारा ऑफलाइन सेंटर है जिसका एड्रेस भी हम आपको बता देते हैं। पता है? ठीक है, बस तो मत जाना। ऑफलाइन सेंटर है, अभी जो नया बैच आ रहा है वो 30 तारीख को आ रहा है। आप जब भी एडमिशन लेने जाएं तो सिर्फ मेरे शर्तों पर विश्वास करके मत जाना, क्योंकि मेरे कह देने से आपके माँ बाप की मेहनत सफल नहीं होगी। आप डेमो लें, चीजों को चेक करें, आप क्वालिटी देखें, जब कभी अंदर से मन भर जाए तब मेरे बच्चों आप इसमें ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना, अदरवाइज मत लेना। ये बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आपको कोई कोचिंग नहीं देगी, कोई टीचर नहीं कहेगा, मैं खोल के कह रहा हूं। जब अंदर से सातों खाने, दिल के सातों खानों संतुष्ट हो, तुम्हें लगेगा हाँ सर ने जो कहा था कि दिल्ली से प्रति निचोड़ निचोड़ के एक चीज टेक रहे हैं और मजा आ रहा है, तो ही आप एडमिशन लेना और तो ही आप आगे कंटिन्यू रहना।